गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर। मध्य प्रदेश में मोहन मंत्रिमंडल के लिए लगभग नाम तय हो गए हैं। दिल्ली में आज बैठक में लगेगी अंतिम मोहर। कल देर रात जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह के घर पर चली थी बैठक। सीएम और दोनों डेप्यूटी सीएम रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन में फेरबदल के बाद मेल मुलाकात का दौर। राहुल गांधी से मिले पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। कटनी के किसानों से खरीदी गई धान मौसम की मार से बर्बाद। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदी थी 7 करोड़ की धान। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन प्रबंधन की शिकायत के बाद ओपन कैब संचालक समेत 4 पर एफआईआर दर्ज। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर। कराची में किया गया भर्ती। पाकिस्तान में रात 8 बजे से इंटरनेट बंद। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। देर रात जगत प्रकाश नड्डा के घर पर मंथन हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और इनके साथ डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा के साथ साथ प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और इसके साथ शिव प्रकाश भी शामिल हुए। यानी ये जो भारतीय जनता पार्टी के कोर मेंबर की टीम है वो सारे लोग रहे हैं इसमें। और इसमें इस बात पर मोहर लगी है कि नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। फाइनली इस बात पर सहमति बन गई है दिल्ली में। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे और इसके साथ वीडी शर्मा, शिव प्रकाश, हितानंद शर्मा। क्योंकि संगठन की तरफ से भी अहम जिम्मेदारी होती है कि उनका क्या रोल होगा, तो वही बैठे थे। डेप्यूटी सीएम दोनों थे, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल। और जाहिर सी बात है सीएम तो रहेंगे ही, क्योंकि ये उनका ही विशेषाधिकार, विवेकाधिकार होता है कि मंत्रिमंडल में किसको जगह दी जाए और किसको जगह ना दी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक रवायत है, एक परंपरा है। पहले वो मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले चर्चा करते हैं अपने सीनियर नेताओं से, जैसे अमित शाह से, जगत प्रकाश नड्डा से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत की जाती है और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर लगती है। तो कल जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर भी बैठक हुई, अमित शाह के आवास पर भी बैठक हुई और उसमें कई नामों को लेकर चर्चा हुई और लगभग मंत्रिमंडल फाइनल हो गया है। और मैं इसलिए भी ये कह रहा हूं क्योंकि मंगू भाई पटेल ने अपना कार्यक्रम एक दिन का छोटा कर दिया है। वो अपने गृह राज्य गए थे गुजरात। उनको 19 तारीख को आना था, लेकिन वो आज 18 को ही आ जाएंगे, यानी एक दिन पहले वो आ जाएंगे। उन्होंने अपना कार्यक्रम छोटा कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि इस मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा के शीत सत्र की शुरुआत हो गई है। 18 दिसंबर से 21 दिसंबर यानी कुल 4 दिन तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। 11 बजे से इसकी कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पहले 2 दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाए जाएंगे। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव शपथ दिलाएंगे। तीसरे दिन विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना नामांकन वो करेंगे, फिलहाल उनका नाम तय है। जैसे आपने देखा कि यहां पर हुआ, रमन सिंह ने अपना नामांकन किया, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मौजूद रहे। तो स्वाभाविक सी बात है यहां भी पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मौजूद रहेंगे।
तो आज से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, सत्र की शुरुआत हो जाएगी। हरप्रीत, आज और 2 दिन यानी आज और कल तो लगभग शपथ में निकल जाएगा या कुछ और कार्य होगा विधानसभा के अंदर? देखिए, बिल्कुल आज और कल का जो दिन है वो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने में होगा। इसके साथ ही श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी उन दिवंगत सदस्यों को, और इसके साथ ही जो बड़ी हस्तियां जिनका निधन हुआ है इस दौरान उनको यहाँ पर मौन श्रद्धांजलि दी जाएगी। और बात की जाए कि पहला और दूसरा दिन और अब तीसरे दिन की अगर बात की जाए यानी 20 दिसंबर की, तो इस दिन अध्यक्ष का निर्वाचन होगा और इसी दिन राज्यपाल का अभिभाषण और उस पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव होगा। अंतिम दिन की बात की जाए तो शासकीय कार्य एवं राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। तो आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र शुरू हो रहा है। नवनिर्वाचित सदस्य पहुंचेंगे। हालांकि कई ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो इस बार सदन में नजर नहीं आएंगे। उनमें चाहे नरोत्तम मिश्रा पूर्व मंत्री उनकी बात की जाए या फिर कांग्रेस के कद्दावर नेता गोविंद सिंह की बात की जाए, ऐसे बड़े तमाम चेहरे जो सदन में आज इस बार नजर नहीं आएंगे। फिलहाल 11 बजे से सदन शुरू होगा और आज और कल 2 दिन प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। राज्यपाल का अभिभाषण कब होगा? देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण की अगर बात की जाए तो तीसरे दिन यानी 20 दिसंबर को अध्यक्ष का निर्वाचन होगा और इसी दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो यानी हरप्रीत कौर ने ये कहा है कि आज और कल 2 दिन शपथ ग्रहण होगा। उसके पहले जिन बड़े नेताओं का जो विधानसभा में रहे उनका निधन हुआ है, उनके लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाएंगी। सबसे पहले इससे शुरुआत की जाएगी और उसके बाद चूंकि 230 विधायकों को शपथ लेना है तो एक लंबी प्रक्रिया है, तो 2 दिन लग जाएगा। यानी 18 और 19 और 20 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े पदों को लेकर सर्जरी को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि निर्णय स्वागत योग्य है। ये फैसला आला कमान को बहुत पहले ले लेना था, तो विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ और होते। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए दिल्ली में कई पद खाली पड़े हैं। अब उन्हें वहां बैठकर प्रदेश की राजनीति में युवाओं को मार्गदर्शन देना चाहिए। सज्जन सिंह ने कहा कि बीजेपी की तरह निर्णय लेने की हिम्मत कांग्रेस भी दिखाए। बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने में अच्छा निर्णय लिया है। कांग्रेस भी अब सेकेंड लाइन को तैयार करे और उन्हें बीजेपी से प्रेरणा लेनी चाहिए। कांग्रेस का छोटा कार्यक्रम प्रतीक्षा कर रहा था कि एक बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश की राजनीति में, नए चेहरों की आवश्यकता है। सेकंड लाइन के लोगों को प्रथम पंक्ति में लाने की वो बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद वो निर्णय कल हमारी कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने लिया है। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा भी अब विधानसभा में नहीं दिखेंगे क्योंकि ये अपना चुनाव हार गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद खंडवा में धार्मिक स्थलों पर लगे 1 से ज्यादा ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाना शुरू कर दिया गया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज के लोगों ने मस्जिदों और मंदिरों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्र स्वेच्छा से निकालना शुरू किया। प्रशासन ने धार्मिक स्थलों के लोगों को के साथ बैठक की, समझाइश दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हमें पालन अब करना होगा। वहीं इधर कटनी में खुले में मांस बिक्री को लेकर कार्रवाई हो रही है। पिछले 3 से 4 दिन से प्रशासन की टीम दुकानों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रहे हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतारना चालू कर दिया। आज का जो हमारे विजिट का उद्देश्य था कि वहाँ पर एक्चुअल में ऑडियोमीटर से जो शासन में निर्धारित सर्कुलर के अनुसार जो डेसिबल में ध्वनि होना चाहिए वो है कि नहीं है या उससे ज़्यादा है। तो इसलिए हमने आज रैंडमली 2-3 जगह पे चेक किया और उनको कहीं पर ज़्यादा थी तो उनको सेट करा के उस डेसिबल पे फिक्स कराया। शासन के निर्देश जारी हुए हैं, उसके संबंध में अलग अलग क्षेत्रों का जो मानक है ध्वनि का वो अलग अलग है। तो उसके ध्यान में रखते हुए जो अभी
मशीन्स आई हैं अभी हमारे पास, उस मशीन से हम लोग मेजर कर रहे हैं, पर डेमो भी करेंगे और उनको समझाइश देंगे। खुले पे और बिना लाइसेंस के पशु मांस मछली विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई की जाना है। जो लोग खुले में रखकर बेच रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर निरंतर 2-3 दिनों से कार्रवाई हो रही है। अवैध रूप से रखने की सामग्री थी, दुकानें थे, टपरे थे, वो सब कुछ हटा के क्लीन करवा दिया गया है। कटनी जिले में किसानों से खरीदी गई 7 करोड़ का जो धान था वो मौसम की मार से बर्बाद हो गया। ओपन कैप में रखा धान बर्बाद होने की वजह से उचित रखरखाव न होने की वजह माना गया। धान बर्बाद हो जाने के बाद मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन कटनी के जिला प्रबंधक योगेंद्र सिंह सेंगर ने थाने में इस बात की कंप्लेंट दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया था कि कंपनी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ओपन कैप में रखी लगभग 7 करोड़ रुपए की कीमत के 2706 मीट्रिक टन धान पूरी तरह से खराब हो गए हैं। प्रकरण की जांच के बाद MS ग्रो ग्रेन प्राइवेट लिमिटेड के CEO संतोष साहू, स्टेट हेड सौरभ मालवीय, कंपनी के एडवाइजर अखिलेश बिसेन और ओपन कैप सुपरवाइजर संजू रजक के खिलाफ केस लिख लिया गया है। मझगवां स्थित ओपन कैप में जो धान रखी गई है उसको क्षतिग्रस्त कर जो है गबन करने का के संबंध में एक लिखित पत्र प्रस्तुत किया है। इस पर जो है उपरोक्त सभी जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध। ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। बाइक से रोड क्रॉस कर रहे तेज सवार को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक की डेथ हो गई। एक्सीडेंट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। मृतक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराकर रोड को क्रॉस कर रहा था। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के सिधौली रोड की है। तेज रफ्तार कर चालक कार को वहीं छोड़कर मौके से भाग गया। वहीं पुलिस ने कार को जब्त कर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पर से थाना झांसी रोड में धारा 304A का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वो जो अर्टिगा गाड़ी थी उसका चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया था, तो गाड़ी पुलिस द्वारा जब्त की गई है और चालक को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज में भी घटना बिल्कुल होती हुई दिख रही है कि बहुत तेज स्पीड में गाड़ी आ रही है और उसको मोटरसाइकिल चालक को डैश किया। सीहोर जिले में मासूम बच्चियों से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं। दोनों ही मामलों में कैब के ड्राइवरों पर मासूम बच्चियों से दरिंदगी और छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। पीड़ित बच्चियों की उम्र 4 और 5 साल बताई जा रही है। पहला मामला श्यामपुर के सेंट जॉर्ज स्कूल से जुड़ा हुआ है, जहां पर कैब के ड्राइवर ने 5 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया। पीड़ित मासूम की हालत नाजुक है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दूसरा मामला एक गर्ल्स स्कूल से जुड़ा हुआ है। स्कूल वैन से घर जा रही थी मासूम ने कैब ड्राइवर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में अलग अलग धाराओं में FIR लिखी है। इंदौर एयरपोर्ट पर फर्जी टिकट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों व्यक्ति धार जिले के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों ने फर्जी तरीके से टिकट बनवाई थी। जम्मू जाने के लिए फर्जी टिकट लेकर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे थे। एरोड्रम जाने जोन के ADCP के मुताबिक घटना 15 दिसंबर की है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी फर्जी टिकट के एयरपोर्ट परिसर में दाखिल हो गए थे, लेकिन जब काउंटर में टिकट मिलान किया गया तो मामले का खुलासा हो पाया। फिलहाल दोनों संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जो इंडिगो के अथॉरिटीज़ ने पाया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति जो है उस फ्लाइट में यात्रा नहीं कर रहा है जिसको ये क्लेम कर रहे थे। तो इसके बाद इनको तत्काल राउंड अप किया गया। संबंधित थाने को, एरोड्रम थाने को इन्फॉर्म किया गया और एरोड्रम थाने ने उस प्रकरण में उक्त आरोपी के विरुद्ध 420-34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को अपनी हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में NRI समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में करीब 40 देशों के अप्रवासी इंदौरी शामिल हुए।
इस दौरान उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव के सामने शहर की बेहतरी के लिए शिक्षा, पर्यावरण, ट्रैफिक, मेडिकल, टूरिज्म, IT समेत कई सेक्टरों के प्रस्ताव रखे गए। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने NRI मीट रिपोर्ट पेश की और समिट के उद्देश्य, लक्ष्य के साथ ही संभावनाओं को हाईलाइट किया। उन्होंने एक साफ कहा कि समिट के प्रस्तावों के क्रियान्वयन को गंभीरता से आगे बढ़ाया जाएगा। भाई साहब के पास वक्त कम है। तो इंदौर में NRI समिट की शुरुआत हो चुकी है। NRI का अगर हम शब्द सुनते हैं NRI तो हमारे जहन में एक ही बात आती है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन एक बहुत बड़ा शब्द यहाँ पर निकल के आया है इंदौर के लिए, क्योंकि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंदौरी यहाँ पर NRI का मतलब है। तो बिल्कुल जो इतने समय से इंदौर से बाहर रह रहे हैं लोग, जो इंदौरी है, दिल से इंदौरी है, लेकिन अब शहर नहीं रहा है उनका, लेकिन दिल अभी भी इंदौरी है। तो ऐसे में सभी लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। करीब 38 देशों के 250 से ज़्यादा लोग जो है वो आज इंदौर में मौजूद है और ऐसे में सभी NRI समिट का जो है वो उसका हिस्सा बनने वाले। जो यहाँ का एक एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, क्योंकि बाहर से आए हैं लेकिन अब अपने शहर में एक बार वापस लौटे हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे ये लोग, इन्हीं से जानेंगे और समझेंगे कि अब किस तरह से इन लोगों को एक बार फिर से इंदौरी होने का एहसास हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने समय पहले आप नॉन रेसिडेंट ऑफ इंदौरी हो चुके थे? मैंने अभी पिछले महीने ही मैंने अपना 25 साल मनाया है। मेरे को 25 साल हो गए। मैं 98 में बाहर गया था नवंबर में। आप सभी बड़े उत्साहित लग रहे हैं। मैम, आप भी दुबई से हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर प्रज्ञा जोशी हूँ, वेलनेस एक्सपर्ट, लाइफ कोच और लास्ट 20 ईयर से दुबई में हिंदू संस्कृति को और वेलनेस पर बहुत काम कर रहे हैं। सर, आपसे पूछूंगी मैं, इंदौर आकर कैसा लगा? कितने समय पहले आप इंदौर से गए? आपको अपने घर जाके जैसा लगता है बस वैसा लगा, और घर पे जाके तो हमेशा अच्छा लगता है। पर ये लगता है कि हाँ, बाहर जो चीज़ें हम लोग देखते हैं वो इंदौर में होनी चाहिए। आप लोगों से ही मैं जानूंगी एक एक करके, कैसा लगा इंदौर लौटकर? बहुत ही अच्छा, पुरानी यादें वापस आ गई और इतने सारे लोगों से मिलकर तो बहुत ही दिल खुश हो गया। कहाँ से आए आप? मैं लंदन से हूँ। हर तरह के लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, काफी पुराने लोग जो है वो भी आपस में मिल रहे हैं। तो कितनी खुशी की बात है इन लोगों की, वो इनके चेहरे से ही दिख रही है। और इसी तरह से इंदौर के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार समिट्स जो है वो इंदौर में हो रही है, इंदौर उसका साक्षी हो रहा है और इसी तरह से इंदौर आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। खबर ग्वालियर से है। जज की कार छीनने के मामले में आज हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 कार्यकर्ता। वाइस चांसलर की जान बचाने के लिए जज की गाड़ी ले गए थे दोनों छात्र। डकैती के आरोप में दोनों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी याचिका एक बार खारिज हो गई है, लेकिन अब मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। 11 दिसंबर का पूरा मामला है और आज नासिर हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। बिल्कुल, आज जस्टिस सुनीता यादव की जो सिंगल बेंच है उसमें ये दो छात्र हैं, हिमांशु ज्योति और सुष्कृत शर्मा, इन दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। और जैसा कि ये मामला 10 दिसंबर का है और 11 दिसंबर को उनको अरेस्ट करके ग्वालियर की सेंट्रल जेल में डाल दिया गया था। तभी से ABVP लगातार आंदोलन कर रही थी और उसने पहली जमानत याचिका है JMFC कोर्ट में दायर की थी, लेकिन वहां से खारिज कर दी गई थी। अब इनको उम्मीद है कि हाईकोर्ट से इनको रिलीफ मिल जाए, जमानत मिल जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर CID जांच है वो भी आज से शुरू हो सकती है, क्योंकि केस डायरी जो है पड़ाव थाना पुलिस के पास है, तो CID भी उस केस की डायरी लोकल पुलिस यानी कि पड़ाव थाना पुलिस से लेकर आगे की अपनी जांच शुरू कर सकती है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो डकैती के आरोप में 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था 11 दिसंबर को। इन्होंने वाइस चांसलर की जान बचाने के लिए जज की गाड़ी का इस्तेमाल किया और उसके बाद तब से ये सेंट्रल जेल में बंद हैं और एक बार इनकी जमानत याचिका खारिज भी हो गई थी और आज मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है, वहां पर सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में नया मोटरयान अधिनियम लागू हो गया है। अब यदि आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते पाए गए तो आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। नए नियम को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया भी हमारे संवाददाता ने ली है। नवीन सिंह ने लोगों से बातचीत की है, जरा आपको सुनाते हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस अब सड़कों पर नजर आ रही है और जो भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। नई दरें लागू की गई हैं, वो कितना
असरदार साबित होंगी? क्या इससे जो एक्सीडेंट हैं वो कम होंगे और क्या इससे सड़क को ट्रैफिक को लेकर जागरूकता आएगी? मेरे साथ कई सारे युवा हैं, उनसे बात करते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने नई दरें रिवाइज कर दी हैं, अब बड़ी सख्ती के साथ फॉलो किया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो अवैध वसूलियाँ हैं जो करते हैं उस पर सबसे पहले रोक होना चाहिए, और अथवा लोगों को भी कानून का पालन करना चाहिए कि गाड़ी चलाते में सेफ्टी का अपनी ध्यान रखें, अपने अपने लाइसेंसों को। पर जिस हिसाब से दरें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। आप बुलेट से चल रहे हैं, बुलेट की क्या रफ्तार रहती है जनरली आपकी? मेरी रफ्तार 30 से 40 में इसको मेंटेन करके रखता हूँ सिटी के अंदर। अन्यथा जब मुझे लगता है आवश्यकता होती है, मुझे कहीं जल्दी पहुँचना होता है, तो भी मैं ट्रैफिक गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, क्योंकि अगर ये आप नियम तोड़ेंगे तो लगभग आपको 1 से 3 हज़ार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नए नियम लागू हो गए हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? बड़ी सख्ती से पुलिस अब काम कर रही है। देखिए, मैं इस जो भी अभी नए नियम लागू है उसका मैं सरकार ने जो भी बोला है उसका स्वागत करते हैं। देखिए, बिना हेलमेट के 2500 रुपये का जुर्माना है, आप भी बिना हेलमेट के चल रहे हैं? नहीं, मेरे पास हेलमेट है। चलिए, अच्छा है, युवा ट्रैफिक नियमों को फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, आपकी गाड़ी तो बड़ी ऐसा लगता है कि खूब तेज़ चलने वाली होगी, तो स्पीड कैसे मेंटेन करते हैं? अगर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की तो बड़ा लंबा जुर्माना हो सकता है। नहीं, मैं स्पीड मेंटेन करके ही चलता हूँ, नियम का उल्लेख नहीं करता मैं। तो चलिए, ये मध्य प्रदेश के युवा हैं, कह रहे हैं कि सरकार के फैसले का समर्थन है, सरकार बेहतर उनकी सुरक्षा के लिहाज से ही सारी कार्रवाई कर रही है, लेकिन साथ ही साथ एक शिकायत इनकी ये भी है कि पुलिस कहीं इसे अवैध उगाही का जरिया न बना ले। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। हमारे संवाददाता ने एक युवा से पूछा कि आपका हेलमेट कहाँ है, तो उन्होंने कहा घर पे है। तो घर पे तो उसको लगाएंगे कब? सवाल यही है, इसीलिए रूल कड़े किए गए हैं। तो प्लीज आप लोग इसे फॉलो कीजिए और पालन कीजिए। नमस्कार, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।